हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्रांचेस अकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ जिसका कोड है 9609/32 मई जून 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि रेफर टू टेबल 1 एंड टेबल 2 कैलकुलेट फॉर 2022। ये टेबल 2 है जिसके अंदर फिगर्स दी हुई, नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, इन्वेंट्रीज और बाकी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो इसके हमें पता करना है गियरिंग रेशियो। बहुत ही आसान सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल है। गियरिंग रेशियो का फार्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइड बाई इक्विटी और फिर 100%। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास है 14 मिलियन आ गया जी। अच्छा, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग को अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारी जो है इक्विटी, ये इक्विटी 8 मिलियन हो गई। 14 को हम 8 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो ये और परसेंटेज लगाएंगे तो 175% आ जाएगा। ये हमारा गियरिंग है, ठीक है जी। और दूसरा सवाल है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला क्या है? डिविडेंड यील्ड 2 नंबर का है और एक गियरिंग रेशियो 3 नंबर का था। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला हमारा है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई मार्केट शेयर और फिर परसेंटेज हम लगाते हैं। अच्छा, सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है डिविडेंड के जो है ये डाटा आप देख लें। डिविडेंड जो है हमारे पास ऑलरेडी 4.8 मिलियन हमने डिविडेंड दिया है। नंबर ऑफ़ शेयर हमारे पास 8 मिलियन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 8 मिलियन नंबर ऑफ़ शेयर है। और अगर हम 4.8 को और मार्केट प्राइस पर शेयर जो है $3 है, ये हमें सवाल में दिया होगा। ये सब सारे डाटा सवाल में दिया होगा हमारा। अगर हम 4.8 को 8 से डिवाइड कर दें तो 0.6 पर शेयर हमारा डिविडेंड यील्ड आता है। और डिविडेंड यील्ड को अगर हम मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिविडेंड यील्ड आ जाएगा। सॉरी, डिविडेंड पर शेयर को अगर हम मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड यील्ड आ जाएगा। डिविडेंड यील्ड कितना है? 20% है, ठीक है जी। तो ये 2 नंबर का सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है। 5 नंबर ये हो गए। एक 2 नंबर का और सवाल है कि प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाई आप रेवेन्यू कहते सी ना। तो प्रॉफिट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे डाटा में दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर है 5.6 मिलियन 2022 का, और रेवेन्यू हमारा 60 मिलियन। अगर 5.6 को हमने 60 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 9.3% मिलियन जो है 9.3% हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ गया। तो स्टूडेंट ये तकरीबन 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं 12 नंबर का एक और सवाल है 4B। You may refer to your answer 4A and B and other information. Evaluate the usefulness of WTZ's Board of Directors of ratio analysis when choosing a suitable source of finance for further future growth, further growth. अच्छा, हमें रेशियो एनालिसिस के बारे में बताना है कि अगर रेशियो एनालिसिस से क्या फ़ायदा होगा डायरेक्टर्स को। उनका प्लान है कि हम किस तरह से अपने फ्यूचर ग्रोथ को, फर्दर ग्रोथ को, फ्यूचर ग्रोथ को किस तरह से हम फाइनेंस करें, कौन सा फाइनेंस सोर्स बेहतर होना चाहिए। अच्छा, हम रेशियो एनालिसिस पे आ जाए तो रेशियो एनालिसिस क्या? रेशियो एनालिसिस रेफर्स द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिगर्स अपेयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, फंड फ्लो में जो फिगर्स होती हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ वन फिगर्स अगेंस्ट अनदर। इट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन regarding the performance of the business. It helps in comparison of 2 or more firms. It helps in determining both liquidity and long-term solvency of the firm. Types and कौन कौन से हमारे पास रेशियो होती हैं? गियरिंग है, डिविडेंड यील्ड है, प्रॉफिट मार्जिन है, अब करंट रेशियो है, या एसिड टेस्ट रेशियो। गियरिंग क्या है? गियरिंग हमारा पता है प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल फाइनेंस बाय डेट, यानी डेट हमारे जो कैपिटल है हमारे पास जो इन्वेस्ट हुए उसमें डेट कितना शामिल है। डिविडेंड यील्ड बताते हैं हाउ मच अ कंपनी पेज आउट इन ए डिविडेंड्स रिलेटिव टू शेयर प्राइस। जो मतलब मार्केट शेयर प्राइस के अगर हम रिलेशनशिप से देखें तो डिविडेंड यील्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या दे रही है, डिविडेंड क्या दे रही है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन है मेजर द कंपनीज अर्निंग रिलेटिव टू रेवेन्यू। और करंट रेशियो है, ये एसेट रेशियो है, ये लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं। अच्छा, अगर हम दूसरे जो हमारे फाइनेंस के सोर्सेज हैं, सबसे पहले तो हम फ्रॉम वर्किंग कैपिटल से हमारे पास फाइनेंस होता है, फिर लोन और डेट। वर्किंग कैपिटल से मतलब ये अगर हमारे कुछ वर्किंग कैपिटल हम उसको बेच के भी हम फाइनेंस
अरेंज कर सकते हैं। फिर लोन है, हम डेट ले सकते हैं और उससे फिर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर आप ये हो सकता है कि आप शेयर कैपिटल है, आप शेयर कैपिटल को दोबारा जो आपके पास शेयर कैपिटल है शेयर होल्डर्स को मार्केट में फ्लोट करें और फिर जाके आप उससे फाइनेंस करें, अरेंज करें। फिर रिटेन प्रॉफिट है, रिटेन प्रॉफिट जो आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो प्रॉफिट नॉट पेड इन टैक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाता है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है वो रिटेन प्रॉफिट होता है। अच्छा, ये देखें तो अगर हम इसके इंसर्ट में देखें, केस में देखें तो अभी फ़िलहाल क्या पोजीशन जा रही है शेयरिंग रेशियो एनालिसिस अगर मैं सबको करता हूँ तो हम देखते हैं तो गेयरिंग बहुत हाई है, 50% से भी अबव जो है गेयरिंग का हो जाता है। अगर कैपिटल को देखा जाए कोई कैपिटल अगर आप देखें यहाँ पे तो ये अगर आप यहाँ पे आए कि शेयर कैपिटल से 4 मिलियन का, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितना 14 मिलियन का, तो देखें कितना हाई गेयरिंग है, इसका मतलब है ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि फर्दर बोरोइंग और एक्सपेंशन एंड प्रेडिक्टेड डिक्रीज इन रेट। अच्छा, फर्दर बोरोइंग पे हम जा भी सकते हैं क्योंकि एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ये एक प्रेडिक्शन है जो उसमें पार्ट एनालिसिस में बताया गया कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, मगर फिर भी इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। हाँ, एक ये चांसेस है, देयर आर 12 मिलियन अनइश्यूड शेयर और करंट मार्केट प्राइस जो है $3 की, तो इसका मतलब ये अगर हम 12 मिलियन शेयर को अगर हम बेचेंगे तो हमें तकरीबन 36 मिलियन मिल सकता है। ये भी है, हमें यहाँ पे ये फिगर दी भी है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर इशूड 8 मिलियन है और करंट प्राइस है 3 मिलियन है और ऑथराइज जो है कैपिटल है 20 मिलियन, तो 20 में से 8 जाके यानी 12 मिलियन अभी भी हमारे पास शेयर है जो हम मार्केट में फ्लोट करके फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं कि प्रॉफिट मार्जिन जो है डिक्रीज़ हो रहा है, पहले 12.8 था, अब 12.8 से 9.3 आ गया है और डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, 0.6 अच्छा है और डिविडेंड यील्ड भी एक तरह से देखे जाए तो काफ़ी अच्छी, जो शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा साइन है। अच्छा, हम करंट रेशियो अगर हम इसको देखें तो देखें करंट रेशियो में 2021 में 1.4 to 1 था, 1.42 to 1, यानी करंट एसेट्स 1.42 था और लाइबिलिटी 1 थी। अच्छा, 2.2 में 2022 में ये और कम हो गई, यानी हमारे करंट जो है करंट एसेट्स कम हो गए लाइबिलिटी के एज़ कम्पेयर टू, यानी हमारे पास जो लिक्विडिटी पोजीशन और हमारी वीक हो गई, कम हो गई। अच्छा, एसिड टेस्ट रेशियो में देखें तो सेम है, हमारा 2021 में 0.53 to 1 था। अच्छा, और 2022 में 0.43 से 1 से था, 2022 में ये और कम हो गया, तो ये एक मतलब अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, अगर हम ग्रोथ को देखा जाए तो हम ये भी हमें इंसर्ट में दिया हुआ था क्वेश्चन में, या तो आप एक और कंपनी आप उसको ख़रीद रहे हैं परचेज लैकपैक को, या कंट्री एस में जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे और इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और वेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट पे, तो उस हवाले से वहाँ पे भी हम एक्सपेंशन के लिए जा सकते हैं, ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। अच्छा, उसके साथ साथ M&D जो है वो चाहता है कि जो बिज़नेस में उसका कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ये कुछ चीज़ें पॉइंट है। अच्छा, हम इसको फर्दर एनालिसिस करें तो गेयरिंग अ हाई रेशियो so expansion funded by borrowing would potentially be difficult as banks may consider the business too risky, क्योंकि गेयरिंग बहुत ज़्यादा हाई है जैसे हमने पीछे देखा है तो उससे ये रहेगा जो बैंक्स जो है इनको पैसे देने में बहुत रिलेक्टेंट होगी क्योंकि बिजनेस बहुत रिस्की हो जाएगा फिर। अच्छा, हाई गेयरिंग मीन्स दैट सक्सेसफुल एक्सपेंशन फाइनेंस बाय फर्दर डेट कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन रिटर्न टू शेयर होल्डर। ज़ाहिर जब गेयरिंग बढ़ जाएगी, हमें डेट बढ़ जाएगा तो हमें जो फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उससे हमें प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, प्रॉफिट जो जाके शेयर होल्डर्स के रिटर्न पे असर करेगा। इशूइंग शेयर वुड इम्पैक्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंड रिड्यूस एमआरडीज इन्फ्लुएंस। अच्छा, अगर हम शेयर्स और इशू करते हैं, फर्दर हमारे पास और शेयर होल्डर आते हैं तो उससे ये होगा कि एमआरडी का जो बिज़नेस पे कंट्रोल है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि और भी ज़्यादा दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आ जाएंगे या शेयर होल्डर्स नहीं आ जाएंगे। अच्छा, हाई डिविडेंड यील्ड वुड बी अट्रैक्टिव टू पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मेकिंग अ शेयर इशू सक्सेसफुल। अच्छा, क्योंकि डिविडेंड का रेशियो बहुत अच्छा है तो उससे एक ये फ़ायदा है कि अगर फ़र्ज़ करें हम लोग ये दोबारा मार्केट में शेयर्स को फ्लोट करते हैं तो उससे हमें ये रहेगा कि पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को आसानी से आ जाएंगे और हमारा जो बड़ा सक्सेसफुल रहेगा ये। और अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है जैसे भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया, अब भी ये प्रॉफिट मार्जिन जो है
ये 9.3 आ गया, पहले 12.8 था। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा शेयर होल्डर्स को और या इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए होगा डिसाइड करना। ग्रोथ ऑफ बिजनेस ओवर टाइम में मेक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव टू आइदर शेयर होल्डर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो ये दोनों शेयर होल्डर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि वो बिजनेस ग्रो कर रहा है तो वो उसके बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, अगर हम इन सब के इवैल्यूएशन पे जाएं तो इवैल्यूएशन में एक ये पड़ता है कि जजमेंट ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ रेशियो एनालिसिस ऑफ द चॉइस ऑफ द फाइनेंस। अब जो जजमेंट है फाइनेंशियल रेशियो को, तो ये सारा का सारा फाइनेंशियल टीम और फाइनेंशियल के जो लोग हैं उनके ऊपर है कि वो उस जजमेंट को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से लेके जाते हैं और किसको क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। इवैल्यूएशन ऑफ द अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ द फाइनेंसेस। अच्छा, बहुत ये तो रेशियो का एक है कि रेशियो एनालिसिस आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, मगर और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि आपको फाइनेंस के हवाले से गाइड करेगा। नंबर 1 है कि द बिजनेस एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, माने बिजनेस कितना, बिजनेस के जो लोग हैं शेयर होल्डर से कितना चाहते हैं कि रिस्क लेना चाहिए या बहुत ही ज़्यादा वो सेफ अपने आप को रखना चाहते हैं। डिज़ायर एमएनडी टू रिटेन कंट्रोल में भी क्रूशल। अच्छा, एमएनडी का फिर ये भी डिज़ायर वो चाहता है कि अपने बिज़नेस पे कंट्रोल रखे, तो इस चीज़ को भी देखना होगा कि अगर वो बिज़नेस पे कंट्रोल रखना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि फिर तो हमें बैंक बोरोइंग पे जाना पड़ेगा, ये फिर एक फैक्टर देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन द डेट फाइनेंस, फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास शेयर होल्डर्स का ऑप्शन हो या डेट फाइनेंसिंग का हो, तो फिर हमें इंटरेस्ट रेट को देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स क्या है और हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स, अगर हम नए शेयर्स इशू करते हैं तो इसकी हमें कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट हमें उसको भी जहन में रखना पड़ेगा, अगर हम करने जाते हैं तो उसकी भी कॉस्ट है। एलिमेंट्स दैट द जजमेंट ऑफ यूजफुलनेस माइट डिपेंड सच एज द रिलायबिलिटी ऑफ द फिगर्स। अच्छा, ये जो हम जो तमाम डाटा एनालाइज कर रहे हैं, रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा जो फिगर्स हैं, जो हमने डाटा लिया है वो कितनी रिलायबल है। हिस्टोरिकल फिगर्स क्या कहती हैं कि आया कि जो ट्रेंड है, ये जो चीज़ें बता रही हैं ऐसी हैं या कुछ इसमें चेंजेस है। ट्रेंड एनालिसिस ऑफ रेशियो रिजल्ट्स, बाकी जो ट्रेंड एनालिसिस कह रहा है वो रेशियो से कितना मैच कर रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और वो क्या रिजल्ट शो कर रहा है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने इसको देखा और ये आसान सवाल है, रेशियो एनालिसिस के हवाले से है, जो फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से कर लेंगे और उसको डिफाइन कर देंगे। तो ये देखिएगा, ये 12 नंबर का ये सवाल था, 7 नंबर का जिसके साथ न्यूमेरिकल है, तो ये ऑल टुगेदर 19 नंबर का सवाल है। तो ये आप इसको जाके सॉल्व करें, स्टडी करें, देखें, और इसमें कोई और चीज़ ऐसी आपको चाहिए या कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें बताइए। और हमने ए लेवल के और भी 2-3 साल के 2022 के और भी पेपर है, 2020 के भी हमने कराची एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप उसको जाएं और उससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।